हाँ, इस वीडियो में हम आपके साथ एक्जिमा पार्ट 2 पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में एक्जिमा पार्ट 1 के थ्रू बहुत सारी जानकारी आपको दी गई, इसका क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन तमाम बता दिए गए थे। अब इसमें कुछ बातें शेष रह गई जिन पर हमें चर्चा करना चाहिए। वो है इसके एक्जिमा के कारण और उसके जोखिम कारण, यानी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसका निदान कैसे करेंगे और इसका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, फिर इसका नर्सिंग प्रबंधन कैसे करेंगे। तो ये है इस वीडियो के मुख्य बिंदु: कारण एवं जोखिम कारक, लक्षण, निदान यानी क्लिनिकल सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग प्रबंधन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका कारण और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे इरिटेंट्स जो एलर्जी पैदा करने वाले एजेंट हैं, इनको हम नाम देते हैं इरिटेंट्स। जैसे केमिकल सब्सटेंसेस, ये डाई जो लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं, डिटर्जेंट, ये साफ सफाई वाला जो पाउडर है, और तमाम तरह के कॉस्मेटिक्स जिसका लोग अंधाधुंध आज की तारीख में प्रयोग कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम किसी न किसी रूप में उनको भुगतना पड़ता है। और वो परिणाम क्या होता है? एक्जिमा की अपीयरेंस। तो इन ऐसे इरिटेंट से अगर आदमी अपने को दूर रखता है तो एक्जिमा के प्रभाव से वो बच सकता है, एक्जिमा का दुष्प्रभाव से नहीं झेलना पड़ेगा। तो ऐसे इरिटेंट्स जैसे केमिकल हैं, तमाम तरह की जो डाई है मार्केट में अवेलेबल, और तमाम तरह के डिटर्जेंट पाउडर हैं, और एक कॉस्मेटिक्स हैं जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में लोग यूज करते हैं, ये तमाम तरह के जो वस्तुएं हैं, ये कहीं न कहीं एक्जिमा को जन्म देने वाले फैक्टर हैं। और अगर इनसे दूरी बनाया जाए तो एक्जिमा से बचा जा सकता है। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है इसके कारक में, वो है एलर्जन, जैसे पॉइजन, एलबीवाई, सुमैक, ओक आदि के संपर्क में आने से। तो ये जो विषाक्त एलबीवाई है, सुमैक है, ओक है, ये क्या है? ये सब किसी न किसी तरह के एक पौधे और फूल पौधों से जुड़े हुए नाम हैं, वेराइटीज हैं उनकी। तो इनके भी टच में आने से ये एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और फैमिली हिस्ट्री जैसे अस्थमा, एक्जिमा, हे फीवर, जिस परिवार में इस तरह के रोगी ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, अस्थमा के या पुराने पेशेंट कोई हैं एक्जिमा के या हे फीवर के, तो ये कहीं न कहीं एक्जिमा को जन्म देने वाले कारक हो सकते हैं। यानी अगर परिवार में किसी को पहले अस्थमा है, कोई अस्थमा से पीड़ित है, कोई एक्जिमा से पीड़ित है, या फिर कभी किसी को हे फीवर हुआ था, तो ये सब कारण एक्जिमा को पैदा करने वाले कारक माने जाते हैं। इसके अलावा फूड एलर्जी, भोजन से भी कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं। जो भोजन शरीर को सुख देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम इंटेक करते हैं, ये भोजन कभी कभी एलर्जिकल हो जाता है और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। परिणाम क्या होता है? एक्जिमा हो सकता है। पांचवा पॉइंट जो बताया गया, कुछ दवाएं हैं जिनके लंबे यूज से इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पेनिसिलिन का यूज, जो कि आज के तारीख में धड़ल्ले से किया जा रहा है, अंधाधुंध किया जा रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह भी एक एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है, जो कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है या लगाने के बाद रिएक्शन कर सकता है। तो इनके प्रयोग से भी कहीं न कहीं एक्जिमा के चांसेस बन जाते हैं। अब लक्षण तो आपने देख लिया, कारण में क्या क्या है, माने तमाम इरिटेंट, नाम कितना लिया जाए, दो चार को यहाँ उदाहरण के तौर पर लिख दिया गया। केमिकल हैं, तमाम तरह के केमिकल्स हैं, डाई हैं, डिटर्जेंट पाउडर हैं, ये सौंदर्य प्रसाधन के सामान हैं। इनके यूज से, लंबे प्रयोग से एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ एलर्जन जैसे पॉइजन, एलबीवाई, सुमैक, ओक आदि, ये तमाम जो नाम लिखे गए हैं या किसी फूल या पौधे से संबंधित हैं, इनके टच में आने से भी एक्जिमा हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, यदि परिवार में कोई
अस्थमा पीड़ित व्यक्ति है या एक्जिमा से पीड़ित है या कभी उसको हे फीवर हुआ था, तो परिवार में किसी न किसी को एक्जिमा हो सकता है। यह भी एक कारण माना जाता है। ये फूड एलर्जी से भी एक्जिमा हो सकता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके लंबे प्रयोग से भी एक्जिमा के चांसेस बन जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन का यूज, स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज। ये तमाम जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका प्रयोग कभी कभी बड़ा घातक हो जाता है और इनके रिएक्शन से भी एक्जिमा हो सकता है। इसके लक्षण में क्या मिलेगा आपको? रेडनेस ऑफ स्किन। ये जो प्रभावित पार्ट होगा वहां पर रेडनेस पहले लालिमा होगी, फिर उसमें खुजली आना शुरू हो जाएगी। जब आप खुजला देंगे तो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, फिर वहाँ की स्किन जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, फिर वहाँ पर छोटे छोटे फुंसियाँ या दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। उनमें फिर ये जलन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। एटोपिक डर्मेटाइटिस के दौरान विशेष रूप से प्रभावित भाग जैसे फोल्ड ऑफ आर्म, रिस्ट, फेस, हैंड, घुटने के पीछे, ये जो एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है इसमें मुख्य रूप से इसकी लोकेशन कहाँ होती है, बॉडी का कौन सा भाग ऐसा है जहां आमतौर से ये हो सकता है, इनके होने के कॉमन चांसेस हैं। तो फोल्ड ऑफ आर्म यानी जो बाह को आप मोड़ते हैं, यानी एल्बो के रीजन में, और ये रिस्ट पर, ये भी फोल्डिंग वाला पार्ट है। फिर ये फेस पर, फिर हैंड पर, हाथ पर, और घुटनों के पीछे एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये जो एक वैरायटी आपको बताई गई थी सीबोरिक डर्मेटाइटिस के दौरान, सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है? एक्सेस सिक्रेशन ऑफ सीबा। इसके वजह से भी एक्जिमा हो सकता है, जिसको बताया गया कि इसकी शुरुआत स्कैल्प से होती है, फिर कान के पीछे, कान के नीचे, गर्दन तक के फैल जाता है। तो अगर सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो होता क्या है, इसमें हेयर लॉस हो सकता है, यानी बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की दिक्कत, और डैंड्रफ होने लगते हैं। तो ये तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। और जिस के बालों में डैंड्रफ अधिक मात्रा में दिखाई देने लगते हैं, हो जाते हैं, तो हेयर लॉस तो उसका शुरू हो ही जाता है। फिर आप कैसे निदान करेंगे कि वास्तव में एक्जिमा की ही प्रॉब्लम है? तो पहले हम रोगी के लक्षणों को लेंगे, उनका एग्जामिनेशन करेंगे, क्या ये उपर्युक्त लक्षण जो आपको बताए गए इनमें से इस व्यक्ति के अंदर कुछ मिल रहे हैं। तो रोगी के लक्षणों को हम आधार बनाते हैं, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर पैच टेस्टिंग टू एलर्जन। यह एक तरह का एलर्जी टेस्ट है जिसमें हम इसको कर लेते हैं। फिर प्रिक टेस्टिंग भी, यह भी एक तरह की एलर्जी की टेस्टिंग है, स्किन का टेस्ट है, त्वचा का टेस्ट है, परीक्षण है जो हम एक्जिमा के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए करते हैं। फिर बायोप्सी के आधार पर भी इसमें हम अगर कंफर्म नहीं हो पाता है इन बिंदुओं के द्वारा यूज करने के बाद, तो हम वहाँ के लोकल से टिश्यू को निकाल करके उसकी बायोप्सी करा लेते हैं। तो ये तमाम उपाय हम कर लेते हैं डायग्नोसिस के लिए। क्या करना होगा? रोगी के लक्षणों को हम आधार बनाएंगे, ये उपयुक्त जो लक्षण दिए गए हैं ये लक्षण उसके अंदर दिखने चाहिए। फिर उसकी शारीरिक परीक्षा कर लीजिए। फिर पैच टेस्टिंग टू एलर्जन, कौन सा एलर्जन है, किस एलर्जन के वजह से ये एक्जिमा की प्रॉब्लम है, इसी के टेस्ट को हम कहते हैं पैच टेस्टिंग टू एलर्जन। फिर प्रिक टेस्टिंग, या पीठ पर स्किन के ऊपर एक किया जाने वाला टेस्ट है, इसको भी कर लेना चाहिए। अगर सब कुछ करने के बाद भी बात क्लियर नहीं हो पाती है तो वहाँ के लोकल सेल टिश्यू को निकाल करके, सैंपलिंग करके, और उसकी हमें प्रयोगशाला में भेजकर उसका टेस्टिंग, उसका परीक्षण करा लेना चाहिए, उसको हम कहते हैं बायोप्सी। तो ये तमाम उपाय करने के बाद जो निकल करके आता है उसी को हम नाम देते हैं एक्जिमा। यानी एक्जिमा के होने न होने का प्रूफ करने के लिए, प्रमाण जुटाने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब अगर हो ही गया है, मान लीजिए डायग्नोसिस में निकल करके आता है कि हाँ ये एक्जिमा की ही प्रॉब्लम है, तो फिर हमें उसको मेडिकली कैसे मैनेज करना चाहिए? तो हमें पेशेंट को सलाह देनी चाहिए कि एलर्जिक पदार्थों से दूरी बनाएं, यानी ऐसे पदार्थ जो एलर्जी पैदा करने वाले होते हैं उनसे, या ऐसा वो व्यक्ति जिसको किसी खास वस्तु से एलर्जी होती हो, अगर उसके वो संज्ञान में है
तो उससे वो दूरी बना ले, उसके कांटेक्ट में न रहे, उसका यूज, उसका इस्तेमाल न करे। फिर त्वचा पर मॉइस्चराइजिंग पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये जो शरीर स्किन की जो नमी है, मॉइस्चराइजिंग है, वो बनी रहे, ड्राईनेस ना हो। क्रैकनेस होने से बचने के लिए इसका हम यूज करते हैं। त्वचा मुलायम रहती है, स्मूथ रहती है। फिर कार्टिकास्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकार्टिसोन, बीटामेथासोन, इनका प्रयोग करते हैं। टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट का भी प्रयोग करते हैं। माने ऐसे ये ड्रग्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम नाम देते हैं टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट। ये करते क्या हैं, जैसे इसमें नाम दिया हुआ है पीमेक्रोलिमस या फिर टैक्रोलिमस, ये क्या है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाएं हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर एंटीहिस्टामिन्स जैसे लीवोसेट्रिजिन का प्रयोग करना चाहिए। एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग करना चाहिए। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमें इन ड्रग्स का जो ये नाम दिया हुआ है या और जो उपाय बताए गए हैं प्रिकॉशन के तौर पर, ये हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो एलर्जी पैदा करने वाले सब्सटेंस हैं, जैसे ये केमिकल हुआ, डाई हुआ, डिटर्जेंट हुआ, कॉस्मेटिक्स हुआ, इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, इनके प्रयोग से बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए? त्वचा पर हमेशा मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए, ताकि त्वचा जो है, स्किन जो है, वो ड्राई न होने पाए और इसमें स्मूथनेस बना रहे। फिर कुछ कार्टिसोन ग्रुप की दवाएं हैं, जैसे हाइड्रोकार्टिसोन या बीटामेथासोन, इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे पीमोक्रोलिमस या फिर टैक्रोलिमस का प्रयोग करना चाहिए। एंटीहिस्टामिन्स ड्रग जैसे लीवोसेट्रिजिन, यानी ये आजकल तो लीवोसेट्रिजिन का प्रयोग लोग बहुत करने लगे हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये उपाय करने से व्यक्ति को आराम मिल जाता है और वो राहत महसूस करता है। अब एक नर्स होने के नाते आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप कैसे, अब किसी नर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि वो एक्जिमा के पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगी, कैसे उसका प्रबंधन करेंगी। तो ये जानकारी एक नर्स के लिए अवश्य होनी चाहिए कि रोगी के वाइटल साइन तथा जनरल स्वास्थ्य के स्तर का निर्धारण करना। तो सबसे पहले एक नर्स को क्या निर्धारित करना चाहिए? एक्जिमा के रोगी के जो वाइटल साइन हैं उनको वो मार्क करे कि जो उसके जीवन के लिए आवश्यक लक्षण हैं वो सामान्य तो हैं, और बाकी उसका जनरल हेल्थ कैसा है, इसके स्टेटस का उसको असेसमेंट करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। फिर रोगी में उपस्थित लक्षण जैसे रेडनेस, ईचिंग, स्वेलिंग, फुंसियों का बनना एवं उनकी गंभीरता का निर्धारण करना, ये तमाम चीजें मार्क करना चाहिए एक नर्स होने के नाते कि क्या पेशेंट को की स्किन पर कहीं रेडनेस है, क्या उसमें ईचिंग हो रही है, ईचिंग के बाद उसमें क्या स्वेलिंग हो रही है, फिर इसके बाद वहां पर इरूशंस निकल रहे हैं। तमाम बातों को देख करके उसको निर्धारित करना चाहिए कि हाँ, एक्जिमा के पेशेंट के लिए ये सब चीजें करनी चाहिए उसे। फिर क्या करना चाहिए? रोगी के फैमिली हिस्ट्री जांच करना चाहिए। रोगी के फैमिली हिस्ट्री जैसे फैमिली में कोई कभी अस्थमा या वर्तमान में भी कोई अस्थमा पीड़ित व्यक्ति है, या कोई एक्जिमा से दूसरा व्यक्ति पीड़ित है परिवार में, या कभी कोई है फीवर का शिकार हुआ है, तो रोगी का ये जो फैमिली हिस्ट्री है, ये एक नर्स की ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि इस चीज को वो अपने संज्ञान में लेकर के इसके आधार पर ये असेसमेंट करे। फिर रोगी का किसी पदार्थ विशेष से एलर्जी एवं फूड एलर्जी जांच करना। एक नर्स को यह भी निर्धारित करना चाहिए, असेस करना चाहिए कि रोगी को किसी पदार्थ विशेष से एलर्जी होती है क्या, ये जानकारी उसको लेनी चाहिए। या फिर खाने में कोई ऐसी चीज है जिसके खाने से, जिसके प्रयोग से उसको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है क्या, तो ये तमाम बातें उसको असेस करनी चाहिए। रोगी के व्यक्तिगत हाइजीन के स्तर का भी उसे निर्धारण करना चाहिए कि वो साफ सफाई के साथ रहता है कि नहीं है, उसके हाइजीन का लेवल क्या है, क्या वो गंदे माहौल में रहता है,
या ऐसी जगह पर वर्क करता है जहां पर काफी गंदगी हो और वहां पर नीट एंड क्लीन हाइजीनिक एटमॉस्फेयर नहीं मिलता हो, तो ये तमाम बातों का असेसमेंट एक नर्स को करना चाहिए। रोगी के बाथिंग पैटर्न एवं स्किन मॉइस्चराइजर के उपयोग की जानकारी भी लेना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि रोगी के नहाने का पैटर्न क्या है, वो बाथरूम में स्नान करता है, पोखरे में स्नान करता है, नदी में स्नान करता है, या फिर कैसे वो स्नान करता है, इसकी जानकारी नर्स को लेनी चाहिए। और ये भी जानना चाहिए उसे कि क्या यह व्यक्ति मॉइस्चराइजर का यूज करता है या नहीं करता है। तो इन तमाम बातों का ब्यौरा एक नर्स को जुटाना चाहिए एक एक्जिमा के पेशेंट से। रोगी तथा परिजनों के डिजीज के प्रोसेस के बारे में ज्ञान का लेवल एवं एंजाइटी लेवल का निर्धारण करना चाहिए। यानी ये भी जानना चाहिए कि अपने एक्जिमा के रोग को लेकर के वो व्यक्ति मानसिक रूप से क्या सोचता है, कितना परेशान है। इन तमाम बातों का ज्ञान इसे एक नर्स होने के नाते इन तमाम बातों का निर्धारण उसे कर लेना चाहिए। तो ये रहा कारण एवं जोखिम कारक। तो अगर आपको बात समझ में ना आए तो सरसरी तौर पर एक बार हम इसको रिपीट करना चाहेंगे कि इसके कारण में क्या बताया गया, किन किन कारणों से एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ केमिकल्स हैं, डाई हैं, डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, ये सौंदर्य प्रसाधन के कॉस्मेटिक की जो वस्तुएं हैं जिनके यूज करने से एक्जिमा हो सकता है। फिर एलर्जन जैसे पॉइजन, LBY, सुमै कोक आदि के टच में आने से। फिर फैमिली हिस्ट्री में क्या परिवार में कोई एस्थमिक व्यक्ति है या फिर एक्जिमा से पीड़ित व्यक्ति है या हे फेवर से पीड़ित व्यक्ति है, क्या खाने से उसे क्या एलर्जी हो सकती है। कुछ दवाएं जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन आदि के यूज से क्या उसे एलर्जी होती है, रिएक्शन होता है। तो ये तमाम कारण जो बताए गए हैं ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसके लक्षण में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले जो अफेक्टेड भाग होगा, बॉडी का पार्ट होगा, वहां पर रेडनेस, स्किन पर लालिमा दिखाई देगी, फिर उसमें खुजली होगी, खुजलाने के बाद उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, फिर वहाँ की स्किन धीरे धीरे बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, छोटे छोटे वहां पर दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, उन दानों में फ्लूइड भर जाता है, उससे उसमें जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग होती है। और एटोपिक डर्मेटाइटिस के दौरान विशेष रूप से जो बॉडी के कॉमन साइट बनते हैं, यानी आमतौर से कहाँ कहाँ ये हो सकते हैं, तो फोल्ड ऑफ आर्म, ये एल्बो ज्वाइंट पर, रिस्ट के ज्वाइंट पर, पूरे फेस पर, और हैंड माने हाथ पर और घुटनों के पीछे। ये एटोपिक डर्मेटाइटिस के दौरान विशेष रूप से यही शरीर के भाग जो है प्रभावित होते हैं। और सीबोरिक डर्मेटाइटिस सब क्या है, डर्मेटाइटिस के प्रकार हैं जो पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताए जा चुके हैं। सीबोरिक डर्मेटाइटिस के दौरान यानी सीबा का सिक्रीशन जब अत्यधिक मात्रा में होने लगता है तो होता क्या है, ये स्कल्प से ही शुरू होता है। तो स्कल्प पर तमाम डैंड्रफ दिखाई देने लगते हैं। रिजल्ट क्या होता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम लक्षण जिस व्यक्ति में दिखते हैं तो मान लीजिए कोई एक्जिमा का पेशेंट है। अब निदान करने के लिए या डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो रोगी के लक्षणों को आधार बनाना चाहिए। ये तमाम लक्षण जिस व्यक्ति में मिलेंगे निश्चित रूप से वह एक्जिमा का पेशेंट होगा। उसके शारीरिक परीक्षण को भी ध्यान करना चाहिए। फर्स्ट टेस्टिंग टू ए एलर्जन, वो कौन सा एलर्जन है जिसके वजह से उसको एलर्जी हो रही है, तो इसकी एक टेस्टिंग होती है पैथोलॉजिकल, ये करा लेनी चाहिए। प्रिक टेस्टिंग, यह भी एक त्वचा का टेस्ट है, इसको भी करा लेना चाहिए। इन सबके बावजूद भी अगर बात नहीं बनती है, क्लियर डायग्नोसिस तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर वहाँ के लोकल सेल टिश्यू की सैंपलिंग करके उसकी बायोप्सी करा लेनी चाहिए। और इसके आधार पर हमें ये डिटरमिन कर लेना चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति एक्जिमा से ही पीड़ित है, उसे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, वो शुद्ध रूप से एक्जिमा। अब अगर उसको एक्जिमा है तो हमें मेडिकली उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मैनेज कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले उसे सलाह देना होगा कि आप एलर्जिक पदार्थों जैसे केमिकल, डाई, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक से दूरी बना लीजिए। अपने प्रयोग में इनको न रखिए, इनका प्रयोग करने से बचिए और त्वचा पर मॉइस्चराइजर का प्रयोग करिए ताकि त्वचा पर स्मूथनेस बना रहे।
स्किन ड्राई कंडीशन में न जाए। और कुछ कार्टिकास्टेरॉइड ग्रुप के दवाएं हैं जिनको यूज करना चाहिए, जैसे हाइड्रोकार्टिसोन, बीटामेथासोन। इनका प्रयोग करने से एक्जिमा में लाभ मिलता है, उसकी प्रॉब्लम कम होती है। और टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे पीमेक्रोलिमस या टैक्रोलिमस जैसे ड्रग्स का यूज करना चाहिए। फिर एंटीहिस्टामिन जैसे लिवोसिट्रिजिन या एंटी एलर्जिक ग्रुप की दवा आजकल बहुत कॉमन है, बहुत लोग इसको जान रहे हैं, तो इसका प्रयोग करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। फिर कुछ एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये तो एक नाम है, बाकी इस ग्रुप में बहुत सारी दवाएं हैं। तो इस तरह की दवाओं का यूज करके मेडिकली आप उस व्यक्ति को एक्जिमा से राहत दे सकते हैं। फिर ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो इसको मैनेज करने वाला व्यक्ति जिसको आप नर्स बोलते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए एक नर्स को क्या क्या असेसमेंट करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। ये होना चाहिए कि नर्स का ये कर्तव्य बनता है कि वो रोगी के वाइटल साइनस को पहले एग्जामिन करे, उनको उनका परीक्षण कर ले कि ये सभी सामान्य तो हैं, और उसका जो जनरल हेल्थ है वो सामान्य स्तर का तो है, उसे कोई इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके हिसाब से उसे मैनेज करना चाहिए। फिर रोगी में उपस्थित लक्षण जैसे रेडनेस, ईचिंग, स्वेलिंग, फुंसियों का बनना और उनकी गंभीरता का निर्धारण करना, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। उसका निर्धारण करके ही आप एक्जिमा के पेशेंट को राहत दे सकते हैं। रोगी के फैमिली हिस्ट्री को ज्ञात करना चाहिए, क्या उसके परिवार में पहले कोई एक्जिमा से पीड़ित था या हे फीवर से कभी पीड़ित था या कोई एस्थेमिक पेशेंट था। तो अगर ये सब उसके बैकग्राउंड में अगर ये सब कारण मिलते हैं तो फिर वो व्यक्ति एक्जिमा से पीड़ित हो सकता है और वो रिस्क फैक्टर में है। और क्या करना चाहिए, रोगी का किसी पदार्थ विशेष से जिससे एलर्जी अगर उसे मालूम है तो उससे वो बचे, इसका निर्धारण एक नर्स को करना चाहिए। रोगी के व्यक्तिगत हाइजीन के लेवल को भी मार्क करना चाहिए कि वह किस तरह के हाइजीनिक कंडीशन में रहता है और व्यक्तिगत साफ सफाई से रखता है कि नहीं रहता है, और नहीं रहता है तो उसका उपाय उसे बताएं, उसका लेवल उसे बताएं, उसके बारे में बताएं। इन तमाम बातों का असेसमेंट एक नर्स को करना चाहिए। और रोगी का जो बाथिंग पैटर्न है, नहाने का जो तौर तरीका है, कैसे माहौल में किस तरह के पानी से वो नहाता है, इन तमाम बातों का असेसमेंट करना चाहिए। और रोगी को ये भी सलाह देनी चाहिए कि वो मॉइस्चराइजर का यूज करता है कि नहीं करता है। और फिर क्या करना चाहिए, रोगी तथा परिजनों के डिजीज के प्रोसेस के बारे में भी परिजनों से डिजीज के प्रोसेस के बारे में मानिए उसके परिवारिक जनों से ये पता करना चाहिए कि इनको कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे मौसम में शुरू हुआ, किस तरह के इन्वायरमेंट में शुरू हुआ। मानिए उस रोग का पूरा जो बायोडाटा है वो रोगी के पेशेंट के किसी फैमिली मेंबर से लेकर के ही फिर असेसमेंट इसका करना चाहिए, एक्जिमा की देखभाल करनी चाहिए। तो फिर हम अब अगली वीडियो में फिर कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। अब लेकिन अब ये जो एक्जिमा का 2 पार्ट में एक्सप्लेनेशन जो आपके साथ किया गया, अब इसका यहीं पर द एंड होता है। अब अगली वीडियो में कोई अगली हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे।